नमस्कार, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं और मूल अवधारणाओं के अंतर्गत आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं का अध्ययन कर रहे हैं। आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं के अंतर्गत हम लोग राजनीतिक सहभागिता के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, इससे पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने राजनीतिक सहभागिता का अर्थ जाना। राजनीतिक सहभागिता वह प्रक्रिया या क्रियाविधि होती है जिसके अंतर्गत नागरिक विभिन्न क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से शामिल होते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक सहभागिता का अभिजातीय स्वरूप क्या होता है। इसके साथ साथ ही हम यह जानेंगे कि राजनीतिक सहभागिता को नागरिकों की चेतना किस रूप में प्रभावित करती है। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रारंभ करते हैं राजनीतिक सहभागिता का अभिजातीय स्वरूप। जैसा मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया है कि अभिजात या अभिजन समाज का वह विशिष्ट वर्ग होता है जो समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी महत्वपूर्ण शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है और समाज के अंतर्गत महत्वपूर्ण शक्तियों का निर्वहन करता है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण शर्त होती है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन सहभागिता होना। क्योंकि राजनीतिक सहभागिता का जो हम अध्ययन कर रहे हैं वह मुख्यतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही कर रहे हैं और यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उदार लोकतंत्र को अधिक आधुनिक, अधिक उदार और अधिक सहभागी कैसे बनाया जा सकता है, या फिर कोई एक ऐसी अवधारणा जोड़ी जाए जो राजनीतिक सहभागिता को और अधिक बढ़ा सके, यानी लोकतंत्र का स्वरूप सहभागी लोकतंत्र के अंतर्गत ला सके। तो इसके अंतर्गत एक ही जो अवधारणा है अभिजातीय स्वरूप, वह विवादास्पद प्रतीत होती है। जब हम सहभागिता की बात कर रहे हैं और एक तरफ अभिजन की बात कर रहे हैं, अभिजन यानी मुट्ठी भर लोग और सहभागिता यानी जनता की सहभागिता, अधिक विशाल जन समुदाय। तो ये मुट्ठी भर लोगों के पास में वास्तव में शक्ति का केंद्र होता है। जो सहभागितापूर्ण समाज होता है वह एक बाहरी दिखावा है, आडंबर है, और इस दिखावे के अंतर्गत इस शक्ति का प्रयोग इस अभिजातीय वर्ग के द्वारा किया जाता है। यह एक यथार्थपरक बात है और इस यथार्थपरक सिद्धांत का बात का हम यहाँ पर पूरा पटाक्षेप करेंगे, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र की प्रारंभिक शर्त यह होती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत नागरिकों की प्रभावी एवं सक्रिय भागीदारी हो। लेकिन यह प्रथम शर्त या प्रारंभिक शर्त है, या जिसे अनिवार्य शर्त कहें, यह दिखावा है। वास्तव में ऐसा नहीं होता। इस शर्त का अनुसरण नहीं किया जाता। इन राजनीतिक शक्तियों का एक वर्ग के द्वारा जो समाज में विशिष्ट है, अभिजन है, उसके द्वारा प्रयोग किया जाता है और इसी वर्ग को कहा जाता है अभिजातीय वर्ग। और इस वर्ग के द्वारा राजनीतिक सहभागिता में क्या भूमिका निभाई जाती है, इसी का इस अभिजातीय स्वरूप के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। अभिजातीय स्वरूप को स्पष्ट करते हुए जोसेफ शुम्पेटर कहते हैं कि शासन चलाना और सार्वजनिक नीतियां बनाना व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का काम है। व्यावसायिक राजनीतिज्ञ यानी कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ होते हैं जो राजनीति में सेवा भाव से नहीं, एक व्यवसाय के रूप में राजनीतिक गतिविधियों का संपादन करते हैं। जबकि जनता तो केवल कभी कभी जाती है, रुक रुक कर जाती है, कभी वोट दिए और काम खत्म, और कभी कोई ले गया भीड़ इकट्ठी करने तब जाके शामिल हो गई। आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है क्यों और किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और जिंदाबाद या मुर्दाबाद जैसा किसी ने कहा, जैसा किसी अभिजन ने कहा या उनके नेता ने कहा, उन्होंने उसका अनुसरण कर दिया और वापस अपने घरों को आ गए, खाना खाया और भूल गए उस स्थिति को। तो इस प्रकार से जोसेफ शुम्पेटर कहते हैं कि शासन चलाना और सार्वजनिक नीतियाँ बनाना जो व्यावसायिक राजनीतिज्ञ होते हैं, जो पारंगत राजनीतिज्ञ होते हैं, उनका काम है। सामान्य नागरिकों की भूमिका केवल चुनाव में अपने पसंद के राजनीतिक दल के अंतर्गत जो उम्मीदवार है उसका चयन करने तक ही सीमित होती है और मतदान देकर प्रतिनिधि जनता को और जनता प्रतिनिधि को भूल जाते हैं। जब चुनाव होते हैं तो सब लोग हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और उसके पश्चात कोई शक्ल भी दिखाने नहीं आता, कोई चेहरा भी दिखाने नहीं आता। पिछले
अगले 5 वर्षों तक कोई आपके बार बार बुलाने पर भी नहीं आता, और जब चुनाव होते हैं तो बार बार आते हैं, क्योंकि उनका मुख्य ध्येय क्या होता है? अपने ध्येयों को, अपने लक्ष्यों को, अपने स्वार्थों को साधना और राजनीति के माध्यम से अपने स्वार्थों की पूर्ति करना। तो ये जो अभिजन वर्ग है वह विभिन्न रूपों में है। वह राजनीतिक स्वरूप के अंतर्गत भी है, वह आर्थिक स्वरूप के अंतर्गत भी है। आर्थिक स्वरूप में उद्योगपति वगैरह होते हैं जो राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे राजनीतिक पार्टियों को मोटा मोटा चंदा देते हैं, आर्थिक अनुदान देते हैं, आर्थिक सहायताएं देते हैं। इसके कारण पॉलिटिकल पार्टीज उनका स्वार्थ, उनका हित कभी भी नहीं भूलती हैं। इसी प्रकार से समाज के अंतर्गत मुख्य जो तकनीकी क्षेत्रों के जानकार होते हैं, वैज्ञानिक साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, पत्रकार वगैरह होते हैं, जो आज के युग के अंतर्गत कहें तो पत्रकार राजनीतिक दलों का गठन करने वाले, राजनीतिक मुद्दों का निर्माण करने वाला वर्ग बन गया है। पत्रकारिता जिसका उद्भव हुआ था जनता के विचारों की अभिव्यक्ति करना और राजनीतिक गलियारों के अंतर्गत क्या हो रहा है यह सब जनता को बताना, लेकिन आज तो इसका उद्देश्य विपरीत हो गया है। राजनीतिक गलियारों में जो भी हो रहा है उसको छुपाना और जनता को भ्रमित करना और ऐसे मुद्दे क्रिएट कर देना जिससे जनता का कोई वास्ता नहीं होता, जनता के हित से कोई वास्ता नहीं होता। तो ये वर्ग विभिन्न माध्यमों से राजनीतिक सहभागिता निभाते हैं और केवल इनका उद्देश्य यह होता है कि अपने हितों की पूर्ति करना, और अपने हितों की पूर्ति के लिए ये जनता को साधन रूप में काम में लेते हैं। इस प्रकार से इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो मतदाता है, प्रक्रिया कौन सी? प्रक्रिया यह है कि जो मतदाता है वह केवल मतदान देने का कार्य करते हैं, बाकी शासन संचालन करने का, नीति निर्माण करने का कार्य तो व्यावसायिक राजनीतिज्ञों के द्वारा किया जाता है। कुछ चुनिंदा राजनीतिज्ञ होते हैं, वे ही इन राजनीतिक कार्यों को संपादित करते हैं, और ये राजनीतिज्ञ, राजनीतिक दल सभी सतही कार्य करते हैं। जो बेसिक केंद्रीय कार्य हैं राजनीतिक गतिविधियों के, ये ही करते हैं, क्योंकि राजनीतिक सहभागिता सार्थक कब है? राजनीतिक सहभागिता तब सार्थक है जब नागरिकों के द्वारा भाग लेकर शासन के निर्णयों में फेरबदल करवाया जाए, शासन के निर्णयों को परिवर्तित करने की क्षमता नागरिकों की सहभागिता में हो। परंतु ये जो राजनीतिज्ञ या राजनीतिक दल हैं, सारे केंद्रीय कार्य, सारी सतही कार्य इनके द्वारा ही किए जाते हैं। और दूसरा एक वर्ग और है, वह है ब्यूरोक्रेट्स का, टेक्नोक्रेट्स का, जो तकनीकी जानकारियाँ रखते हैं, जो व्यावसायिक जानकारियाँ रखते हैं, जो क्षेत्र विशेष की विशेषज्ञ होते हैं। विभिन्न जानकारियों का स्रोत उनके पास होता है, नॉलेज होता है, क्योंकि वे लगातार उस क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं और अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। और सारा नीतियों का मसौदा, नीति निर्माण का कार्य इन ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि साधारण जनता तो न तो कोई कानून की कानूनी तकनीकी जानती है, कोई कानूनी पेचीदगियाँ जानती है, न कोई किंतु परंतु जानती है। वह तो केवल जब कोई कहता है कि शामिल होना है, हो हल्ला करना है, शामिल हो जाती है, मतदान करना है, मतदान कर देती है, चलो आओ भाई आज रैली का आयोजन करना है, भीड़ इकट्ठी करना है, तब जनता को शामिल कर लिया जाता है। वास्तव में नीति निर्माण करने का कार्य, राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत गतिविधि संपादित करने का कार्य इन राजनीतिक दलों, कुछ चुनिंदा राजनीतिज्ञों और ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स के पास ही होता है, क्योंकि यही राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो वास्तविक राजनीतिक सहभागिता जनता के द्वारा निभाई जाती है या इन मुट्ठी भर लोगों के द्वारा? इन मुट्ठी भर लोगों के द्वारा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वास्तविक सहभागिता अल्प अभिजात्य वर्ग है, यानी जो संख्या में कम, अल्प जो अभिजात वर्ग है उसके पास ही सीमित रह जाती है। नागरिकों का इस वास्तविक सहभागिता से कोई लेना देना नहीं होता। और आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत हो, मूलतः यह माना जा सकता है कि जो शासन है वह राजनीतिज्ञों के द्वारा ही संचालित होता है। साधारण नागरिकों की भूमिका तो कुछ होती है, अल्पकालिक होती है, रुक रुक कर होती है, या यूँ कहें कि जन सहभागिता है तो एक काल्पनिक परिकल्पना लगती है। कैसे? कि वास्तव में नागरिक तो शासन को प्रभावित कर ही नहीं सकते, उनमें ये क्षमता होती ही नहीं, क्योंकि शासन संचालन करने का कार्य राजनीतिज्ञ करते हैं, नीतियाँ निर्धारित करने का कार्य ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स करते हैं, और केवल जनता को इस्तेमाल किया जाता है।
अब इसी अभिजातीय स्वरूप की आलोचना करते हुए रॉबर्ट डहल ने कहा है कि यह जो व्यवस्था है वह यंत्रबद्ध व्यवस्था है जो बाजार के सिद्धांतों का अनुसरण करती है और विभिन्न हितों के मध्य, परस्पर विरोधी हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने का कार्य करती है और स्वतः ही अभिजात प्रक्रिया का एक हिस्सा बन जाती है सहभागिता। बाजार प्रक्रिया कैसे, याद रखना इसको। रॉबर्ट डहल ने लोकतंत्र के अभिजातीय स्वरूप को या राजनीतिक सहभागिता के अभिजातीय स्वरूप को बाजार की यंत्रबद्ध व्यवस्था कहा है। इम्पोर्टेंट है, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। बाजार की यंत्रबद्ध व्यवस्था ऐसे कि बाजार में सौदेबाजी होती है, लेना और देना, आपके इस हित की पूर्ति और फिर मेरे इस हित की पूर्ति इसके बदले में, यानी बदले में आदान प्रदान चलता रहता है। एक वर्ग जब सत्ता में आता है तो दूसरे वर्ग के हितों का संरक्षण करता है और इस रूप में भी कि जो उसके हितैषी हैं उनके हितों का भी संरक्षण करता है, उसके नातेदार रिश्तेदार हैं उनके हितों का संरक्षण भी करता है और जिसके कारण वह चुनकर आया है उनके हितों को भूल जाता है, क्योंकि वास्तविक सहभागिता तो इन चुनिंदा लोगों के पास ही होती है। इसी को कहा है रॉबर्ट डहल ने बाजार की यंत्रवत व्यवस्था। इस प्रकार से ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसके अंतर्गत समाज की कोई हिस्सेदारी नहीं होती, मुख्यतः दो वर्गों के अंतर्गत यह सारी सहभागिता बढ़ जाती है। कभी तो यह वर्ग सत्ता में आ जाता है और कभी यह सत्ता में आ जाता है। चौबे जी गए और दुबे जी आ गए, दुबे जी गए और चौबे जी आ गए। कहने का तात्पर्य यह है कि एक के बाद दूसरा सत्ता में आता रहता है और जब यह सत्ता में रहता है तब अपने हितों की पूरा ध्यान रखता है, अपने हितों की पूरी पैरवी करता है और राजनीतिक सहभागिता पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देता। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि यदि शासन के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार अपनाया जाता है जिससे नागरिक प्रेरित होते हैं शासन व्यवस्था में भाग लेने के लिए, तो वह सहभागिता का सकारात्मक रूप होता है और जनता अधिक सक्रिय होकर शासन में भाग लेने लगती है। लेकिन ये एक आवरण का पर्दा, जिसे हम कानूनी पेचीदगियाँ कह सकते हैं या तकनीकी जानकारियाँ कह सकते हैं, उसका आवरण लेकर इन शासकों के द्वारा अपने स्वार्थों की रोटी सेकी जाती है और राजनीतिक गतिविधियों का संपादन एक वर्ग के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह से ये जो दो वर्ग हैं, इन दो वर्गों के मध्य या कुछ अधिक वर्ग हैं जो अभिजात्य वर्ग से संबंधित होते हैं, उनके द्वारा ही राजनीतिक गतिविधियों का संपादन किया जाता है और जो राजनीतिक सहभागिता, नागरिकों की सहभागिता या जन सहभागिता जिसे कहें, वास्तव में दिखाई देती है, उसका रूप इसके अंतर्गत नहीं होता है। इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो नागरिकों की सहभागिता है वह न्यून है या यूँ कहें कि अल्पकालीन है, कुछ समय तक ही होती है और जो मुख्यतः चुनाव के समय ही देखी जाती है, बाकी समय नहीं। हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग आंदोलन करके या धरना करके या प्रदर्शन करके विभिन्न माध्यमों से हम लोग अपनी बात कह देते हैं, कर भी सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या वास्तव में इन सारी नीतियों का, इन सारी क्रियाविधियों का अनुपालन करके हम शासन की नीतियों को प्रभावित कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हम वास्तव में शासन की नीतियों का जो प्रभावित करने का जो सोचते हैं वह एक कल्पना है। वास्तव में शासक वर्ग, राजनीतिज्ञ, राजनीतिक दल जो चाहते हैं वही करते हैं और यही है राजनीतिक सहभागिता का अभिजातीय स्वरूप। अभिजातीय स्वरूप को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि किसी एक वर्ग के पास में या शासन का कुछ जो अल्प वर्ग है, जिसे अभिजन लोग कहते हैं, उनके पास ही शासन की समस्त शक्तियाँ होती हैं और जन सहभागिता के नाम पर ये समस्त शक्तियों का उपभोग करते हैं। क्योंकि जो राजनीतिक सहभागिता है नागरिकों के द्वारा अपनाई जाती है वह अल्पकालीन होती है या कुछ समय पर होती है, या जैसे कहें कि चुनावों के समय ही मुख्यतः होती है। तो इस प्रकार से वास्तव में इस अभिजात्य वर्ग के द्वारा ही राजनीतिक सहभागिता को अपनाया जाता है और नागरिकों की सहभागिता अल्प होती है, न्यून होती है, या यह कहें कि ना के बराबर होती है। नेक्स्ट हम लोग अध्ययन करते हैं नागरिक चेतना। जनता को अधिकार प्रदान किए, संविधान में उल्लेखित कर दिया और राजनीतिक पार्टियां हमें आके बताती है कि आपके इन अधिकारों की पूर्ति हम करेंगे, आपको ये सुविधा प्रदान करेंगे, आपका ये करेंगे, आपके अधिकारों के लिए इस प्रकार से लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम लोग सुन लेते हैं लेकिन इन्हें समझ नहीं पाते।
सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है राजनीतिक सहभागिता के अभाव का, वह है नागरिक चेतना का अभाव। नागरिकों के अंतर्गत अपने अधिकारों के प्रति समझ नहीं है, उन्हें किस प्रकार से प्रयोग किया जाए यह जानकारी नहीं है, तो वह है चेतना का अभाव, जागरूकता का अभाव। यदि नागरिक चेतना नहीं होगी, नागरिकों में जागृति नहीं होगी, नागरिकों में शिक्षा नहीं होगी, तो वह राजनीतिक व्यवस्था को नहीं समझ पाएगी। राजनीतिक व्यवस्था को किस रूप में प्रभावित करना है यह भी नहीं समझ पाएगी। राजनीतिक प्रक्रिया में किस प्रकार से शामिल होना है यह भी नहीं समझ पाएगी। जो राजनीतिक दल हैं या राजनेता है हमारा किस प्रकार से यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, यह भी नहीं समझ पाएगी। यानी राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं की अवसरवादिता को भी नहीं समझ पाएगी। राजनीतिक व्यवस्था के निर्णयों को किस प्रकार से प्रभावित करना है यह भी नहीं समझ पाएगी। तो राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है नागरिकों के मध्य चेतना। जितना चेतना का स्तर अधिक होगा, सहभागिता का स्तर भी उतना ही अधिक होगा। तभी हम जान पाएंगे कि लोकतंत्र हमारे लिए है, हमारे द्वारा चुना हुआ है और हम इसे किस रूप में संचालित कर सकते हैं। याद रखिएगा, जन सहभागिता तब सार्थक है जब जनता शासन के निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है अपनी विभिन्न क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से। तो हम लोग अध्ययन करते हैं नागरिक चेतना के बारे में, और सबसे पहले हम लोगों ने नागरिक चेतना के संदर्भ में जो पॉइंट लिया है वह है शिक्षा। नागरिकों में शिक्षा किस स्तर तक है, किस प्रकार की शिक्षा है, नागरिकों के मध्य चेतना है कि नहीं, अपने अधिकारों के प्रति जागृति है कि नहीं, और उनका वैचारिक धरातल किस प्रकार का है। वे केवल अपनी दिनचर्या में ही मशगूल रहते हैं या राजनीतिक गतिविधियों के बारे में किस प्रकार से कितना विचार करते हैं। ये सारी बातें नागरिक चेतना को प्रभावित करती हैं। और यदि ये सभी तत्व सकारात्मक रूप में रहते हैं, यानी नागरिकों में चेतना है, अपने अधिकारों के प्रति जागृति है, शिक्षा का उच्च स्तर है और उनका वैचारिक धरातल उन सभी बातों पर विचार करता है जो राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को प्रभावित करते हैं और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में नागरिक वास्तविक चिंतन करते हैं, तो वह राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करता है। और यदि ऐसा नहीं है, शिक्षा नहीं है, जागृति नहीं है, अधिकारों के बारे में पता नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, राजनीतिक सहभागिता का नॉलेज नहीं है, तो उस स्थिति के अंतर्गत परिणाम नकारात्मक होंगे, यानी राजनीतिक असहभागिता बढ़ेगी। ऐसा देखा भी जाता है, जहां पर साक्षरता का प्रतिशत अधिक होता है उन शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत राजनीतिक सहभागिता का स्तर भी व्यापक होता है, उतना ही अधिक होता है। जैसे कि यूरोपीय देशों के अंतर्गत शिक्षा का स्तर अधिक है, नागरिकों के मध्य चेतना का स्तर अधिक है, तो राजनीतिक सहभागिता का स्तर भी अधिक है। जबकि इसके विपरीत एशियाई अफ्रीकी देश है, वहाँ पर शिक्षा का स्तर कमज़ोर है, नागरिकों के मध्य चेतना का अभाव है। उस स्थिति में राजनीतिक सहभागिता का स्तर भी वहाँ पर कमज़ोर है। नेक्स्ट है नागरिक चेतना और जनसंख्या घनत्व। नागरिकों के मध्य चेतना का जो लेवल है, चेतना का स्तर है, वह जनसंख्या घनत्व से भी प्रभावित होता है। किस रूप में? जनसंख्या अधिक होगी तो आपस में वार्तालाप नहीं हो पाएगा, आपस में चर्चा परिचर्चा नहीं हो पाएगी। किसके मध्य? प्रतिनिधि और नागरिकों के मध्य। जो प्रतिनिधि है वह सभी लोगों की समस्याओं के प्रति, सभी लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनके प्रति जागरूक नहीं हो पाएगा। सोचिए, एक परिवार में 10 बच्चे हैं, पिताजी शाम को घर आते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या चाहिए, तो एक बोलने लगता है कि मुझे ये। भाई शांत हो जाओ, मुझसे तो सुना ही नहीं जा रहा। ऐसी स्थितियाँ होती है। और यदि घर में एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं तो आराम से बतियाते हैं पिताजी से कि पिताजी ये बात है, मुझे ये आवश्यकता है, ये चीज़ है। तो प्रभाव पड़ता है जनसंख्या घनत्व का, यानी क्षेत्र व जनसंख्या का जो घनत्व है या विस्तार है उसके माध्यम से नागरिकों और प्रतिनिधियों के मध्य संवाद नहीं हो पाता है, चर्चा और परिचर्चा नहीं हो पाती है, और जो जनप्रतिनिधि है वह जनता के हितों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो नागरिक चेतना के अभाव का मुख्य कारण है जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का विस्तार। इसका उदाहरण देखने में मिलता है कि बड़े देशों के मुकाबले जो छोटे देश है वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके अंतर्गत और जनता के अंतर्गत संवाद अधिक होता है।
तो संवाद अधिक होता है तो समस्याओं का समाधान भी अधिक होता है, और समस्याओं का समाधान होने पर जो नागरिक अब तक राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति उदासीन था वह क्रियाशील होकर भाग लेता है। वरना तो कोई कहेगा मेरे तो कोई सुनता ही नहीं है, किसे कहें हमारे पास तो कोई आता ही नहीं है, हमें तो कोई संभालने वाला ही नहीं है, हम वोट देकर क्या करें, हम किसको कहें। ऐसी स्थितियाँ आती है। कब आती है? जब जनसंख्या अधिक होती है तो नागरिकों के मध्य और प्रतिनिधियों के मध्य किसी प्रकार का कोई संवाद स्तर नहीं होता है। इसलिए आवश्यकता है कि राजनीतिक सहभागिता बढ़े, उसके लिए जनसंख्या नियंत्रित हो, तभी राजनीतिक सहभागिता को अधिक बढ़ाया जा सकता है और इससे नागरिकों के मध्य चेतना का भी स्तर बढ़ेगा। इस प्रकार से बच्चों, आज की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की राजनीतिक सहभागिता के अभिजात्य स्वरूप की और राजनीतिक सहभागिता के लिए आवश्यक तत्व नागरिक चेतना की। अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राजनीतिक सहभागिता के जो स्वरूप हैं उनके बारे में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।